ऐसी कि हर ख्वाहिश को दम निकले। बहुत बढ़िया। तो हाय टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं लोग आप? आई मीन मैं समझ में नहीं आता आपको दोस्तों कहूँ, बच्चों कहूँ, छोटे भाई बहन कहूँ, बट आई लव यू ऑल। ठीक है, तो अभी जो इस टॉपिक का मतलब इस वीडियो का पर्पस रहेगा, दैट विल बी सर्विंग यू द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब कंटेंट मुझे पता नहीं, बट यार मेरी हैंडराइटिंग बड़ी प्यारी लगती है मेरे को कभी कभी। निकलना खुल्द से आदम को सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीनों लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल 3 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अभी हम ये पढ़ेंगे, इस वीडियो की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। डायग्राम मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने में। ठीक है, और इस वीडियो में एग्जांपल्स वैसे नहीं होंगे बिल्कुल, है ना, मतलब कि एग्जांपल करने की मूड से नहीं है। दिस वीडियो जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थ्योरेटिकल वीडियो रहेगा, बट इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एग्जांपल करेंगे ही नहीं, वी शैल बी टेकिंग सीरियस एग्जांपल नहीं होगा, मतलब होगा, चलो होगा, 2 एग्जांपल होंगे सीरियस। एच.सी. वर्मा के दो क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये करते हैं हम, और काफी है। तो अब देखिए, हमें क्या करना है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पहले पढ़ना पड़ेगा हमें। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में क्या बताऊं, बेसिक इतना है कि जान बन जाता है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर ये नहीं होगी तो हम फिजिक्स में सीधा चल नहीं पाएंगे, 2 कदम नहीं चल पाएंगे, 1 कदम की क्या बात करूं मैं। ठीक है, तो प्लीज मेरी स्टेटमेंट को ऐसे मत लीजिएगा कि मैं हिंदी में जो बताऊंगा उसको मानिएगा ना, अंग्रेजी में कैसे मैं इधर उधर हो जाता हूँ, तौबा तौबा। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, दैट व्हेन द नेट फोर्स, और आई कैन से द vector sum of the forces or all the forces which is acting on a body is equal to 0, then the body remain unaccelerated, which means that either it will be on rest, if it is on rest, if it is in rest, or it will constantly be moving with a velocity, with a constant velocity. ठीक है, हिंदी में अगर मैं इसको कहूं तो यदि किसी भी वस्तु पर टोटल फोर्सेस का जो सम आता है, वेक्टर सम आता है, जितने भी सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, उसका वेक्टर सम 0 के इक्वल आता है, तो वो बॉडी अनएक्सेलरेटेड रहेगी, उस पे उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। जिसका अर्थ ये होता है कि अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, वो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। और अगर वो बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी।
ठीक है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जो बॉडी जैसी है वो वैसी रहना चाहती है, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। हुआ क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज में? कोई बॉडी मूव कर रही है, मूव करती रहेगी, कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कोई बॉडी रेस्ट पर है, रेस्ट में रहेगी, हल्का सा ही मूव नहीं करेगी, अगर सभी फोर्सेस का जो सम है वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये आपकी एक बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है 1 2, ठीक है, इस पे आपका लग रहा है F1 2 3 और Fn। तो अगर I इज इक्वल टू 1 से लेकर के I इज इक्वल टू n तक अगर ये 0 होता है, ठीक है, implies acceleration इज इक्वल टू 0। ये मैंने अभी तक बताया, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए कि आपके पास एक बुक है, यहाँ पर आपके पास टेबल पर एक बुक रखी हुई है, जिसको आप तो उठाओगे नहीं पढ़ने के लिए, तुम ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहोगे। ये आपके पास एक टेबल थी, टेबल के ऊपर आपके पास एक बुक रखी हुई है फिजिक्स की, आपने इसको उठाई नहीं, तो अभी देखिए इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, नीचे लग रहा होगा mg और टेबल इस पर लगा रहा होगा ऊपर की तरफ फोर्स, कौन सा, mg का मतलब इसको खींचा जा रहा होगा, धरती खींच रही होगी अपनी तरफ, और ऊपर एक आपका रिएक्शन लग रहा होगा r, तो r इज इक्वल टू mg, या ये कह सकता हूँ कि mg माइनस r इज इक्वल टू 0। हालांकि ऐसा नहीं होता है, उल्टा पढ़ते हैं हम और उल्टा कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं हो रही है इसीलिए हम ये मान लेते हैं कि ये जो दोनों फोर्स आपस में इक्वल है। हर केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट r इज इक्वल टू mg, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास ये है, आप इसको इधर से धक्का दे रहे हो, वो इसको उधर से धक्का दे रहा है, ठीक है, तो ये बॉडी मूव नहीं कर रही है। क्यों मूव नहीं कर रही है? क्योंकि नेट फोर्स 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका वो हो जाता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is equal to the acceleration of the body. F is equal to the net force, or I can say total force of the body. Rate of change of linear momentum is equal to the net force acting on the body. ठीक है, अब यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, आपने पढ़ा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम आपका होता है लीनियर मोमेंटम P से डिनोट किया जाता है, इसको वेक्टर क्वांटिटी है, P इज इक्वल टू
मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम, है ना। कई बार आप बोलते भी है मोमेंटम बिगड़ गया यार मेरा, ठीक है, आपकी जो फ्लो थी, वेलोसिटी थी, वो बिगड़ गई। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट इसी को कहेंगे इज इक्वल टू फोर्स। कैसे होता है ये चीज एक बार देख लेते हैं। तो आप लिखेंगे d अपॉन डी टी m इंटू वी, यहाँ पर मास को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, आप लिखेंगे m dv अपॉन dt इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दिस विल बिकम द फोर्स, ठीक है। ये जो है वो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज मेजर्ड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल डिवाइडेड बाय द मास। तो वही F इज इक्वल टू एम ए बोले जो मैंने, ठीक है, और कुछ नहीं है। सेकंड लॉ को आप, और रही बात तीसरा लॉ की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन अपने आप में एक ऑपोजिट है, ठीक है। ऑल्सो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम रहेगी, सेम लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, सेम लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो यही इसका बेसिक एग्जांपल सबको पता है, थप्पड़ मारा, मुझे भी दर्द हुआ, तुझे भी दर्द हुआ, है ना। आप धरती को खींच रहे हो, धरती आपको खींच रही है, आप बुक उठा रहे हो, बुक आपको उठा रही है, मतलब भारी फील हो रही है तो आप आपको खींच रही है अपनी तरफ, ठीक है। तो यह इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। अब बेसिक चीजें थी जो कवर करनी थी, हमने वो कर लिया, ठीक है। अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है, जस्ट यही करना है मेरे को, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, इसलिए ये वीडियो आपकी ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी, छोटी ही रहेगी। अब फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे ब्लॉक्स का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनता है, ठीक है। तो स्टेप 1, ड्रॉ द बॉक्स सेपरेटली, ठीक है। ड्रॉ द बॉक्सेस सेपरेटली, अपने सभी बॉक्सेस को सेपरेटली बना लेना है। स्टेप 2, स्टेप 2, show all
the forces acting on the body. ठीक है, आपको सभी फोर्सेस को शो करना है. थर्ड, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना. डायरेक्शन बोलूं मैं इसको या तो आप पॉसिबिलिटी बोल सकते हो. पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है. पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है. तो पहले मैं स्टेप 2 कर लेता हूँ. अगर ये आपका ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, मान लो इस ब्लॉक को कोई बंदा खींच रहा है ऐसे रस्सी से, ठीक है, और यहाँ पर टेंशन लग रही है टी. अगर कोई बंदा खींच रहा था तो टेंशन लग रही थी टी, तो यहाँ पर आपने टी कर दिया. नीचे जो है आपका लग रहा है, नीचे आपका एक फोर्स लग रहा होगा मास इंटू जी, ठीक है. और इसी ब्लॉक पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा जो कि एक रिएक्शन होगा आर. ये जो एंगल है वो एक थीटा है, ठीक है. अब इसकी अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये देखिए हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, ऊपर तो मूव कर ही नहीं सकता है, ठीक है. हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, तो लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता था. मैं इसको इसीलिए राइट ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक डायरेक्टली फोर्स दिख रहा है. अगर पीछे कोई फोर्स दिखता तो मैं पीछे भी कर सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर मेरा नेगेटिव आ जाता है, ठीक है. नेगेटिव आंसर आने का मतलब ये है कि आपका डायरेक्शन ऑपोजिट थी, खत्म. फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन. पॉसिबल डायरेक्शन इसकी हॉरिजॉन्टल है तो मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा. नाउ स्टेप 4, resolve all the forces either parallel or perpendicular to the line of motion or motion, ठीक है. आपको सभी को लाइन ऑफ मोशन के पैरेलल या परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर देना है. आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस, स्टेप 5, equate the vector sum of the forces with MA. ठीक है. अब 1:46 होगी भाई, पढ़ाई लिखाई किया करो, ठीक है. इतना ही था, आपको इसको एक MA के इक्वल कर देना है. इसी क्वेश्चन को अब हम थोड़ा सा और देखते हैं एक बार, ठीक है, कि अगर इसका मेरे को एक्सेलरेशन निकालना होता तो मैं कॉपी ओए होए, ब्लॉक कहाँ गया भाई. जन्नत की हकीकत
वाले बेखुदा अच्छा है। ठीक है, तो हमारे पास ये वही फोर्स आ गया, मतलब वही एफबीडी आ गया। एफबीडी बनाना आप सीख चुके हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपको पता पड़ गया, आर आपको पता पड़ गया, एम जी आपको, एम जी पता पड़ गया आपको। ठीक है, और टी आपको पता पड़ गया। इसी में अगर आपको लिखना चाहते हैं तो जहां पर मोशन नहीं हो रहा है उसको आप ठीक है, ये जो है ना इक्वेट एम ए, अगर मैं इस एम ए की बात करूं तो क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्सेस पैरेलल टू लाइन, मैं ये कह सकता हूँ कि नेट सम रिजल्टेंट है ना, वेक्टर सम लिख देता हूँ मैं। वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस पैरेलल टू लाइन ऑफ मोशन is equal to ma and और ये कैसे मैं वेक्टर सम ऑफ द, इस देखो ये इस लाइन को मैं एक्सक्लूड इसीलिए करके रखता हूँ, बोल इसीलिए नहीं रहा हूँ। ठीक है, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन इज इक्वल टू 0। इसको मैं यहाँ पे देखिए, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है अगर पैरेलल है फोर्सेस उसके, तो ऑब्वियसली आप उसमें क्या लिखोगे, आप उसमें लिखोगे एम ए, उसको एम ए के इक्वल करोगे। बट अगर वो परपेंडिकुलर और कोई मोशन नहीं हो रहा है तो आप 0 लिखोगे। आई होप की बात क्लियर है। ठीक है, और होप जैसा कुछ भी नहीं है, आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हम देख पाएंगे कि मामला ठीक भी है। इसको अगर मैं देखूं, अगर आप इसको इसकी एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि एम जी है ना इज इक्वल टू आर क्या हूँ, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि एम जी माइनस आर इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए आप एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखना चाहते तो आप लिखते हैं m इंटू 0, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है। इम्प्लाइज एम जी इज इक्वल टू आर, ये आपकी एक इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं अच्छा बेटे गलत हो गया, सॉरी। अभी क्या करना था, आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है, आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करना है पहले। तो अगर मैं फोर्स को रिजॉल्व करूं तो ये देखिए, ये आपका अगर आर था, टी था, तो ये आपका हो जाएगा टी कॉस थीटा। ये जो रहेगा आपका, ये आपका हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, तो आप देखिए ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो ऊपर आपका फोर्स क्या लग रहा है, आर प्लस टी साइन थीटा। और नीचे क्या लग रहा है आपका, नीचे आपका लग रहा है एम जी। ऊपर वाले को पॉजिटिव लिखा, नीचे वाले को नेगेटिव लिखा, दिस इज इक्वल टू 0 implies आर प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये आपकी है इक्वेशन 1। अगर आपको इक्वेशन इक्वेशन 2 क्या बोलूं मैं यहाँ पर, अगर आप दूसरे इक्वेशन देखते हैं तो आप लिखेंगे
टी कॉस थीटा इज इक्वल टू सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि यही एक फोर्स है जो कि आपका मोशन कॉज करेगा। ठीक है, और यहाँ से आप चाहो तो आप लिख सकते हो A इज इक्वल टू टी कॉस थीटा अपॉन एम। ठीक है, अब इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कुछ बच नहीं गया, फ्री बॉडी डायग्राम इतना ही था। और पुली वाले क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आगे चलेंगे तो कुछ करेंगे हम, आपको लगेगा कि यार क्वेश्चंस थोड़े से इजी हो जाते हैं। 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करते हैं मैं कम से कम वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक आपका बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, पहले आया हुआ भी है। ठीक है, हम सब जब पढ़ाई करते थे ना तो ये क्वेश्चन हमें रट गए थे, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस बन चुके थे। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आपके पास एक ये ट्रक है, ये आगे की डायरेक्शन में जा रहा है ए वेलोसिटी से, और यहाँ पर आपके पास एक बॉब लटका हुआ है जिसका मास m है, बट क्योंकि ये पीछे जा रहा है, मतलब ऐसे आगे एक्सेलरेट कर रहा है। देखिए अभी अगर ये आइटम, देखिए इसको ना कई बार आप ऐसे भी लिखते हैं, आप डायरेक्टली इज इक्वल टू लिखते हैं, और कई बार आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, पीछे आप लगा देते हैं ma। सिस्टम आगे जा रहा है तो इस पे पीछे फोर्स लग रहा हो, पीछे लग रहा होगा एक्सेलरेशन ma। ठीक है, a लगता है पीछे एक्सेलरेशन, आप m से मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं इनर्शिया या फिर स्यूडो फोर्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स की स्पेलिंग क्या होती है, PSE जो भी है। ठीक है, तो वो चीज जो है वो यहाँ पर आपकी रहेगी। ठीक है, तो आप इसको लिख देंगे यहाँ पर इनर्शिया। चलो आधे घंटे में हो गया वैसे हमारा काम। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो ये वहां पर टिकेगा नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पर पीछे आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आकर के रुक जाता है, क्यों? तो अब आपको इसकी एक अलग से वो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि थीटा एंगल कितना होगा। तो अगर आप इसका, जैसे मैंने बताया कि सेपरेट डायग्राम बनाएंगे, तो आपके पास ये एक बॉल है। ठीक है, ये यहाँ बॉल है, इसका फोर्स लग रहा होगा नीचे mg, यहाँ पर जो है ऊपर लग रही होगी एक टेंशन। ठीक है, टेंशन लग रही होगी स्ट्रिंग में ऐसे, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, और कोई फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका हमेशा यहाँ है, तो एक फोर्स लग रहा होगा ऐसे करके ए, तो आप इसको लिख सकते हो ma। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस को रिजॉल्व करूंगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टी कॉस थीटा। जिस भी तरफ आपका थीटा है उस तरफ टी कॉस थीटा हो जाएगा, जिस तरफ नहीं है आप लिख दोगे टी साइन थीटा। इम्प्लाइज आप सिंपली लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, और आप लिख सकते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू ma। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो आप ये लिख सकते हैं mg अपॉन ma इज इक्वल टू टी कॉस थीटा अपॉन टी साइन थीटा। m से m कट जाएगा, t से t कट जाएगा,
आप लिखोगे g अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। आप लिखेंगे a इज इक्वल टू g tan थीटा। बहुत फेमस। आप जब जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें ये आपको आंसर मिलेगा, ऑप्शन टिक करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, एक ये हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक पुली सिस्टम बता देता हूँ। ठीक है, इसका भी स्टैंडर्ड एक आप सीधे लिखते हैं m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। आई होप कि आंसर सही हो। इनटू g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला आया करता था। ठीक है, नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक ब्लॉक है, मान लीजिए m2 और ये आपका m1। अब आप मान लेते हैं इस वाले केस में किसी भी तरफ आपका एक तरफ एक एक्सेलरेशन हो रहा है। मान लीजिए ये एक्सेलरेशन ऐसे नीचे जा रहा है a, और रस्सी क्योंकि सेम है तो ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा होगा a। अगर मैं m1 की बात करता हूँ तो m1 मेरा ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ये आपका अगर m1 है तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा m1g, ऊपर की तरफ लग रहा है आपका टेंशन t, नीचे की तरफ आपका लग रहा है एक्सेलरेशन a। तो आप यहाँ, और क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a लग रहा है तो दो तरीके हैं जैसे मैंने बताया ना, या तो आप सीधा इसको आपकी मर्जी, आप यहाँ पर ma दिखाना चाह रहे हैं या फिर नहीं दिखाना चाहते हैं। ठीक है, वैसे कायदा अगर मैं देखूं तो कायदा आपका ये कहेगा कि अगर ये इतना है, ठीक है, और ये मैंने इतना बना दिया, ये आपका होना चाहिए मान लीजिए ma, ये आपका होना चाहिए t, तो यहाँ पर ये जो mg है, दिस mg शुड बी ग्रेटर देन दिस प्लस दिस। आई मीन इन दोनों को जोड़ के जो लेंथ आएगी उसके बराबर mg होना चाहिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू t प्लस ma। इक्वेशन 1 आपको लिखना है m2 के लिए, तो नीचे लिखते हैं आप m2g, ऊपर आपका लग रहा है टेंशन t, और क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा। कितना लगेगा m2a। तो यहां से आप लिखेंगे m2a प्लस m2g इज इक्वल टू टेंशन t। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। t से आपका t कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या बचेगा, यहाँ आपका m1 है। ठीक है, आप यहाँ पर सीधा लिखेंगे m1g, ये भी आपका m1 है। m1g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a प्लस m2g। इम्प्लाइज आप इसको अरेंज कीजिए दोबारा से, तो आप लिखेंगे m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन a। कहते हो तुम कि तू क्या है, ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ पुली होगा। स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला था जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी। अब पुली बता दिया मैंने। एक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास मान लीजिए एक ऐसे करके हो, ब्लॉक आपका यहाँ रखा है, ये एंगल आपका थीटा है, तो इस वाले केस में क्या होगा, नीचे लग रहा होगा mg। ठीक है, और बस आप देखिए ऊपर लग रहा होगा रिएक्शन r।
ऑल्सो रेजिस्ट रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ऊपर गया। क्या बात है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या कहे। ठीक है, तो ये आपका आर हो गया। अब आपको सीधा सीधा पता है कि एक्सेलरेशन इसका नीचे ही लग रहा होगा, तो आप यहाँ पर ए लिख दीजिए। टपका तो फिर लहू क्या है, चिपक रहा है बदन से। यहाँ जो जाएगा आपका वो जाएगा आपका। अच्छा, मैं सीधा नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता था बट ठीक है। ये एंगल देखिए, ये एंगल अगर आपका देखिए, ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अल्फा जो होगा आपका 90 माइनस थीटा होगा, अल्फा प्लस ये एंगल दोनों मिलकर के 90 होने चाहिए, इसलिए एंगल थीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए नीचे की तरफ आ रहा है ये जो, ठीक है, क्योंकि एंगल आपका थीटा बन रहा है इसलिए आप इसको सीधे लिखेंगे mg cos थीटा, ये आपका हो जाएगा mg sin थीटा। आंख बंद करके आप इसको ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कितना, mg cos थीटा इज इक्वल टू रिएक्शन आर। सेकंड इक्वेशन अगर मैं इसको कहूँ तो मेरे को पहली इक्वेशन भी एक लिखनी पड़ेगी। आप यहाँ लिखेंगे mg sin थीटा माइनस ma। आपका m से m कट जाएगा, आप सीधा यहाँ पर लिखेंगे क्या, कोई गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, नहीं करी कोई गड़बड़। आप सीधा लिखोगे a इज इक्वल टू g sin थीटा। मैं रिजोल्यूशन बता रहा था भाई जब आपको कैसे रिजोल्व करना है। और अक्सर ऐसा होता है कि आपको बेंडिंग ऑफ अ रोड बताया जाता है, उसमें फ्रिक्शन आ जाता है। ठीक है, चलिए बताऊंगा बाद में फ्रिक्शन, है ना। अगर मान लीजिए कि, चलो छोड़ो बाद में करेंगे, ठीक है, बट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं एच.सी. वर्मा जी के। क्या है देखिए क्वेश्चन मिल गया। क्या ठीक है, ऐसे इसको मैं बड़ा करता हूँ तो बड़ा तो हो रहा है भाई, पर मुझे इसको ऐसे बड़ा करना नहीं है। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M in the situation shown in figure. All surfaces are frictionless and the pulleys and the strings. ठीक है, ओके।
एंड द स्ट्रिंग्स आर लाइट। और देखिए अक्सर क्या होता है, क्योंकि ओहो, ये आपका पुली है, ठीक है, पुली आपका फिक्स रहता है, इसके ऊपर अक्सर रस्सियां लगी रहती हैं, तो यहाँ पर टेंशन होता है, यहाँ पर टेंशन होता है, क्योंकि पुली मूव नहीं करता है। तो आप सीधा लिख सकते हैं कि ये जो होता है आपका वो 2T होता है ना, तभी तो मूव नहीं कर रहा है, तो ये 2T होता है। क्या मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ? नहीं होगा भाई सेलेक्ट। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कैपिटल M, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो मैंने बनाया है ड्राइंग इतनी घटिया, किसी बढ़िया सवाल का वो था। ठीक है, आपको पता करना है कि इसकी जो ब्लॉक M है इसकी एक्सेलरेशन क्या होगा। मुझे नहीं पता ये नीचे जा रहा होगा या फिर ये नीचे जा रहा होगा, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए दोनों लेकर के दिखाते हैं। एक बार मान लेते हैं कि ये जो आपका स्मॉल m है वो नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन a से। तो अगर मैं इस m को बनाना चाहूँगा तो इस m के बारे में अगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, तो आप इस m को इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये जो है आपका 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो नीचे देखिए, नीचे लग रहा है आपका mg, हालांकि mg ना बना करके मैं सीधा इसको यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, सीधा मैं आपको इसको mg sin 30 डिग्री लिख सकता था। इधर आपका सीधा जाएगा mg cos थीटा 30 डिग्री, ठीक है। ऊपर इसका एक फोर्स लग रहा होगा जो कि R होगा, और क्योंकि ये इस तरफ एक्सेलरेशन कर रहा है, आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप यहाँ पर ये भी मान सकते हैं कि पीछे एक इसका फोर्स लग रहा होगा MA, ठीक है। सो इम्प्लाइज यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ऑल्सो, इस स्ट्रिंग पे एक टेंशन लग रही होगी ऊपर की तरफ T, तो आप यहाँ पर एक और फोर्स दिखा दीजिए प्लस T कर दीजिए इसको, तमाशा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं MA प्लस T इज इक्वल टू mg साइन थीटा, ठीक है। एम्प्लाइज MA इज इक्वल टू mg साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 माइनस टेंशन T। एक इक्वेशन वही है, दूसरी मेरे को यहाँ पर नहीं लिखनी है, वो रेजिस्टेंस वाली इक्वेशन है,
वो यहाँ पर किसी काम की। मैंने देखिए रिजॉल्व कैसे किया इस फोर्स को, रिजॉल्व ऐसे किया इस फोर्स को कि ये जो टेंशन है, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है इसकी, जो लाइन ऑफ मोशन है, उसी के अकॉर्डिंग सारे फोर्स को आपको रिजॉल्व करना है, या तो पैरेलल या तो परपेंडिकुलर। ठीक है, अब 2m की बात करते हैं। 2m आपको ऐसे दिख रहा था, ठीक है। इस पर यहाँ पर आपको लग रहा है टेंशन T, और इस पर भी यहाँ पर आपको लग रहा है टेंशन T, ठीक है, ऊपर फिक्स है। तो ये रहा। अब देखिए, क्योंकि ये जो है ये आपका इस तरफ मूव कर रहा है ऐसे, यानी कि रस्सी यहाँ से उठ रही होगी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर नीचे जा रही होगी। अब देखिए, आपको इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या समझना पड़ेगा यहाँ पर, कि अगर ये जो रस्सी है, देखिए आपके पास ये फिगर दिया हुआ है, मैं चिपका नहीं रहा हूँ इसको, 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो रस्सी है ना, सेम रस्सी की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो है x लेंथ आगे बढ़ी, x लेंथ आगे बढ़ी। अब अगर ये x लेंथ आगे बढ़ी तो ये x लेंथ कहाँ से आई होगी, ये x लेंथ इसी बच्ची हुई रस्सी से, इस रस्सी के रिमेनिंग पार्ट से x लेंथ आई होगी। तो x लेंथ कैसे आएगी, जब ये चीज जो है आपकी वो थोड़ी सी ऊपर जाएगी। कितना ऊपर जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी। यहाँ पहुंच जाने का मतलब यहाँ से भी आपको कितना रिलीज होगा, x/2, और यहाँ से भी आपका कितना रिलीज होगा, x/2। तभी आपको x लेंथ रिलीज होकर के आएगी ना। यहाँ से आपका देखिए पुली क्या हुआ, पुली आपका थोड़ा सा ऊपर होगा, जैसे ही ऊपर हुआ वैसी ये चीज आपकी यहाँ से कुछ ऐसे दिखाई देने लग गई, यहाँ से मुड़ गया, तो यहाँ से मुड़ के फिर ये ऊपर जाएगा, और यहाँ से इतना आया। यहाँ पर देखिए x/2 बचा इसके पास, और यहाँ से फिर आपका x/2 बचा, तो x बचा, तो ये x जो आपको यहाँ पर ऐसे इंक्रीमेंट हो जाएगा, और आपका ब्लॉक यहाँ पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो अगर ये मूव कर रहा है x, तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, x/2। तो अगर इसका एक्सेलरेशन है a, आपको पता है ना, आप लिखते हैं कि dx/dt इज इक्वल टू वेलोसिटी, और इसको आप दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, इसको आप दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो अगर, तो यहाँ से आपको पता पड़ता है कि x की जगह x/2 रखेंगे तो ये भी a/2 हो जाएगा। इम्प्लाइज इस वाले केस में आप क्या कह सकते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो ये आपको ऊपर जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो आप इसको लिखेंगे ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन इसका क्या रहेगा, a/2। ये करना बहुत जरूरी था, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसमें बताया इंपॉर्टेंट है, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। तो नीचे क्या लग रहा है आपका, क्योंकि आपका फोर्स जो है वो 2m है, ठीक है, नीचे लग रहा होगा 2mg, और क्योंकि ये ऊपर जा रहा है इसीलिए नीचे एक और फोर्स लग रहा होगा 2m इंटू a/2, ठीक है। तो ऊपर 2t लग रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2t माइनस, या फिर 2t इज इक्वल टू 2mg प्लस a/2, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ m इंटू 2g प्लस a। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन सेकेंड।
मेरे हाथ में दर्द होने लग गया। ठीक है, लिख लिख करके नहीं, वो मैं कंधा टेक रखा था मैंने इसमें। फ्री माइंडेड रहिए हमेशा, एक्सेप्टेंस रखिए। आपको इक्वेशन 1 दिख रही है, इक्वेशन 2 दिख रही है। इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, सेकंड इक्वेशन को मैं अगर हाफ से डिवाइड कर देता हूँ, तो जो है मेरे को मेरा टी कैंसिल होता हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इक्वेशन मैं पहले इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ। इक्वेशन 1 मेरी क्या थी? इक्वेशन 1 थी मेरी m इज इक्वल टू mg/2 माइनस टी। ये मेरी इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी मेरी? इक्वेशन 2 हो जाएगी मेरी t इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस सॉरी प्लस ma/2। ठीक है, t से t कैंसिल हो जाएगा अगर मैं इसको ऐड करता हूँ। ये आपकी थी इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ आपस में, ठीक है, ऐड करूंगा, t से t कैंसिल हो जाएगा। आप नीचे लिखेंगे ma इज इक्वल टू mg/2 प्लस mg, दैट इज 3 mg/2 प्लस ma/2। ये जो है आपका ये उधर जाएगा, आप सीधा लिखेंगे इसको ma/2 इज इक्वल टू 3 mg/2 implies a इज इक्वल टू 3g। a इज इक्वल टू 3 mg, यानी कि ये वाला जो ब्लॉक है आपका m, ये आपका इस तरफ जा रहा होगा किस एक्सेलरेशन के साथ? 3g के साथ। और ये जो आपका 2m है ये ऊपर आ रहा होगा किस एक्सेलरेशन के साथ? 3/2g के साथ। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स बता देता हूँ। स्प्रिंग फोर्स kx होता है, माइनस kx होता है भाई। तभी 32 का आंसर कितना है? 32 का आंसर है IG/3। कैसे बता रही है? ma ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, इज इक्वल टू 2t माइनस 2mg। नी मैं तुझ बिन का हवा बन के। ठीक है, 2t है तो आप इसको लिख सकते हैं ma/2। मैं लिख सकता हूँ ma/2। असल में तो ठीक है, ये आपका ऐसे हो गया। इसको अगर मैं अब देखूं, t से t कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, ma प्लस ma/2 3ma/2 mg माइनस mg/2 दिस इज इक्वल टू बेटा गर्ल हो गया भाई मेरा। ठीक है, कुछ मेरी गलती थी। ठीक है, होता रहता है वैसे ये सब चीजें।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब देखिए आपकी पहली इक्वेशन क्या थी, आपकी इक्वेशन 2 थी, ये मैंने सेकंड इक्वेशन लिखी है। ठीक है, आप लिख सकते हैं ma/2 इज इक्वल टू t माइनस mg। ठीक है, आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन बाय 2 कह सकते हो आप। सेम इक्वेशन को मैंने लिखा इस तरफ। अब इक्वेशन अगर मैं 1 लिखता तो इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, ma इज इक्वल टू mg/2 माइनस टेंशन t। ठीक है, टेंशन से t कट गया, आपका mg/2 माइनस mg है, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये आपको दे देगा आपको 3ma/2 इज इक्वल टू माइनस mg/2। 2 से 2 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, आप लिखेंगे a इज इक्वल टू माइनस g/3। तो माइनस g/3 का मतलब क्या हो जाता है कि ये नीचे ना जा करके ऊपर की तरफ जा रहा होगा, किस एक्सेलरेशन से, g/3 एक्सेलरेशन से। खत्म। ठीक है, अगर मैं ऊपर, ये तो देखिए जैसे नेगेटिव आ गया मेरा, अगर मैं इसको ऊपर ले लेता तो थोड़ा और इजी हो जाता, बिल्कुल आसान आंसर आता। ठीक है, आपके पास ब्लॉक m था, ऊपर जा रहा एक्सेलरेशन आपने a ले लिया, a डैश ले लिया इस वाले केस में। ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ क्या लगेगा आपका, अब देखिए नीचे की तरफ लगेगा mg साइन थीटा साइन 30 डिग्री। नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे इसका कुछ नहीं लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा आपका mg cos 30 डिग्री। बट वो इस वाले केस में किसी काम का नहीं है। ऊपर लग रहा होगा रिएक्शन, यहाँ पर लग रही होगी टेंशन T। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ma डैश इज इक्वल टू T माइनस mg/2। ठीक है, दैट इज mg sin थीटा। ये आपकी हो गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 अगर मैं लिखूं तो ऐसे था, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है a से तो ये नीचे आ रहा होगा a/2 से। नीचे क्या लग रहा है, अगर मैं ब्लॉक की बात करता हूँ तो ऊपर क्या लग रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है 2d टेंशन। नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है इसका 2mg और कुछ नहीं है। 2m a डैश बाय 2, यहाँ पर इसको a डैश कहिए, a डैश बाय 2 इज इक्वल टू 2mg माइनस 2t। इससे आपका ये कट जाएगा पहली बात तो, और दूसरी बात, ठीक है, आप इसमें से क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा ma/2। माइनस टी। इसको जैसे ही आप ऐड करेंगे, ठीक है, मान लीजिए आप ऐड करते हैं तो टी से डी कट जाएगा, mg माइनस mg/2 दैट इज mg/2 इज इक्वल टू ma डैश प्लस ma डैश बाय 2, 3ma डैश बाय 2। 2 से 2 कट जाएगा आपका, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, a डैश इज g/3। सेम आंसर आया, पॉजिटिव आया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वर्मा जी का सेकंड
बहुत टाइम के बाद जब किसी क्वेश्चन को करो ना तो थोड़ा सा एक ही वाला क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, देखिए आपके पास यहाँ पर ये रहा आंसर, कहाँ आ गया, ये रहा G/3 अब द प्लेन। अब हमें करना है ये वाला, आंसर देख लो यही मैच कर रहा है। अरे इसको जल्दी करना है यार, बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया। ठीक है, find the mass m of the hanging block in the figure which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and the strings are and pulleys are light. वैसे आप ये ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में, ठीक है। थीटा m डैश फाइंड द मास m, कैपिटल M, ये कितना होना चाहिए प्रिवेंट द स्लिपिंग ओवर द ब्लॉक्स। ये ट्रायंगुलर जो है वो स्लिप ना करे इसके लिए, ठीक है। m की वैल्यू क्या होगी, सीधी सी बात है, ये नीचे जाएगा एक्सेलरेशन a रहेगा, ये इधर जाएगा एक्सेलरेशन a रहेगा। अब मजा नहीं आ रहा कलर से, ठीक है। आप m की बात करोगे, नीचे क्या जाएगा mg, ऊपर क्या लगेगा टेंशन t, बहुत टाइम नहीं है, अब नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन a, तो आप सिंपली यहाँ से क्या लिखोगे mg माइनस t इज इक्वल टू ma, ये आपके इक्वेशन 1। अगर मैं इस ब्लॉक को बनाता हूँ केवल, अच्छा ये आपका स्मॉल m है, स्मॉल m a लगेगा क्योंकि इनर्शिया यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये जैसा है वैसे रहना चाहिए, इसलिए इस तरफ ये a लगाएगा m a, नीचे लगेगा mg, बट ये सारे के सारे फोर्स आपके इस डायरेक्शन में रिजॉल्व होने चाहिए, इसके पैरेलल या परपेंडिकुलर। तो इस तरफ आपका क्या आ जाएगा mg साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पर सीधा, इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा आपका mg cos थीटा, ठीक है। ऊपर एक रिएक्शन लग रहा होगा और खत्म, और कुछ लग रहा है
ये जो आपका एम ए है ये भी तो आपका रिजॉल्व होगा, ये आप कैसे जाएगा, ये एंगल भी क्योंकि थीटा है तो आपका हो जाएगा एम ए कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, इस तरफ भी एक इसका कंपोनेंट आएगा जो कि इसको कितना बना देगा, एम ए साइन थीटा। देखो बताता हूँ, एक आपका ऐसे रहेगा, ठीक है, एक तो आपका एम जी का कंपोनेंट रहेगा और एक जो रहेगा वो आपका ठीक है, मैंने ऑरेंज और वो बना दिया दो, ठीक है, आपको समझ में आ गया हो कि आपका एक एम जी कॉस थीटा और आपका एक एम ए साइन थीटा है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, इसकी एक्सेलरेशन कुछ ऐसे होनी चाहिए, ए इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप मान लेते हैं एक्सेलरेशन करवा दो इसकी, उसके बाद फिर उसको 0 कर देना। तो आप लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है आपका, ठीक है, नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा माइनस ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इम्प्लाइज एम से आपका एम चला गया, जी से आपका जी चला गया, ऐसे नहीं होगा, जी से जी की जगह यहाँ पर ए आएगा। एम ए, एम तो आपका कट गया, आपके पास बचा ए, तो आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। मैंने कहा था ना कि ये चीज आ जाती है ऐसे ही, जी टेन थीटा आ गया, जी टेन थीटा आ गया। अब इस ए की वैल्यू आप ऊपर चाहो तो पुट कर दो, पर आपको टेंशन की वैल्यू नहीं पता है इसलिए इसको पुट करके कोई फायदा नहीं होगा। अब आपको इस ट्रायंगल का बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगुलर जो था ना आपके पास, इसका एंगल यहाँ पर थीटा था, ये इस तरफ जा रहा है, टेंशन इसको खींच रही है, पीछे इसका एक फोर्स लग रहा है स्मॉल एम ए, नीचे इसका लग रहा है एम जी, और ऊपर इसका लग रहा है एक रिएक्शन आर, ठीक है। बस इतना ही है। ठीक है, प्लस एक एम जी इसका भी लग रहा होगा, यहाँ पर रखा था ना आपका ब्लॉक, तो उसका एक एम जी स्मॉल एम जी और लगेगा। ये मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, बड़ा एम है छोटा एम है, एम डैश है, ये एम डैश। अब यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो एक्सेलरेशन इसकी यहाँ पर है, तो आप लिख सकते हैं एम आप लिख सकते हैं टी माइनस, है ना, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, टी माइनस स्मॉल एम इंटू ए मस्ट बी इक्वल टू एम डैश जी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन थर्ड। इन तीनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड ना भी करूँ तो मेरा काम चल जाएगा वैसे, यहाँ पर मैं इसको स्मॉल एम रख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो टेंशन से टेंशन कट गया, एम ए अगर मैं रख देता हूँ यहाँ से, एम ए से एम ए कट गया, बाकी आपको यहाँ पर ए की तो वैल्यू पता ही है कि ए इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाता है, तो
यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कैपिटल mg, इस तरफ और कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर आप लिखेंगे ma, ए की जगह लिखेंगे g tan थीटा, g tan थीटा प्लस स्मॉल mg tan थीटा प्लस m डैश a। आपको m की वैल्यू निकालनी थी, इस m को एक साइड कर दीजिए। यहाँ पर जो मैंने a लिखा है इसको g tan थीटा कर दो, ठीक है। g सभी में है तो g को आप कैंसिल कर सकते हो। कैसे? ऐसे, जैसे g कभी था ही नहीं। तो आप यहाँ पर लिखोगे m 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा आप लिखोगे यहाँ पर m प्लस m डैश टेन थीटा, m इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस m डैश अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। यहाँ पर आपका टेन थीटा, आप इसको 10 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ को, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा इम्प्लाइज m इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस m डैश अपॉन कॉट थीटा माइनस 1। तो ये आपका आंसर है, पीछे मैच कर गया होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, बाय द वे मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन था 35, है ना। बाकी आप इसके क्वेश्चंस कीजिए, मैं देखता हूँ कुछ इसके जो अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। और हालांकि ये पूरा ही चैप्टर इंटरेस्टिंग है, 5वां चैप्टर आप देखेंगे ना, 5वां पूरा चैप्टर इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। आप ये क्वेश्चन कीजिए, डीसी पांडे के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, वो कीजिए। उसके बाद फिर आप साथ के साथ आप काइनेमेटिक्स करते रहिए। काइनेमेटिक्स के अलावा भी दो चार क्या कहते हैं, बोल सकता हूँ कि काइनेमेटिक्स में जैसे कि मैंने बताया आपको, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ग्राफ्स कैसे निकाले जाते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। हम जो करेंगे सो तो करेंगे, बट उसके अलावा आपका फर्ज बनता है कि आप ये करें। उसके बाद फिर आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। आई शैल मेक अ वीडियो ऑन दैट। यू हैव माई यूट्यूब, यू हैव माई ईमेल आईडी, यू हैव माई इंस्टाग्राम आईडी, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, सॉल्व कीजिए, बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस और लेके आऊँगा जो कि आपको हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट को थोड़ा बढ़िया समझने में। आज का जस्ट टॉपिक था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। पहला मोशन होता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करती रहेगी। अगर नेट फोर्स जो है उसका वही जीरो होगा, रिजल्टेंट बोलूँ या फिर मैं बोल सकता हूँ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। इसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि अगर दूसरा फोर्स आपका, दूसरी इक्वेशन आपकी ये थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, है ना, दैट इज आप लिख सकते थे पीवी का डिफरेंशिएशन। पीवी का डिफरेंशिएशन में पीवी नहीं, मतलब कि एम वी का डिफरेंशिएशन। एम वी का डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एम को कांस्टेंट मान लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और जो आपका v है, v का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है, एम ए इज इक्वल टू एफ, एफ इज इक्वल टू एम इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। दूसरा आप तीसरा जो आपका लॉ आ जाता है वो होता है कि हर एक
एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है जो कि सेम लाइन ऑफ एक्शन में देखा जाता है। इतना हो गया। इसके अलावा आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने बताया था। फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने ये बताया था कि क्या बताया था कि आपके पास जो भी सिस्टम दिया हुआ है उन सिस्टम्स के सभी ब्लॉक, सभी पुलिस को अलग अलग ड्रॉ करो। फिर देखो कि उसका पॉसिबल लाइन ऑफ मोशन क्या हो सकता है। उस लाइन ऑफ मोशन में उसका अगर कोई एक्सेलरेशन है तो आप उसको रैंडमली अप या डाउन लिख दीजिए ए। अगर आपने गलत डायरेक्शन चुनी है तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा और कुछ नहीं होगा। आपने चूज कर लिया ए। अब क्या करना, आपको सारी फोर्सेस, पहले आपने जो ब्लॉक का डायग्राम अलग से बनाया उसमें सारे फोर्सेस को दिखाइए। उन फोर्सेस को जो आपका लाइन ऑफ मोशन है उसके या तो पैरेलल या तो परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर देना है। वंस यू डू दैट, ऐड ऑल द फोर्सेस, है ना, वर्टिकली, जो वर्टिकल एक्सेलरेशन उसके इक्वल कर दो। ऐड ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, जो भी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू द वो है, पैरेलल और परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो पैरेलल है इज इक्वल टू पैरेलल एक्सेलरेशन कर दो, जो परपेंडिकुलर उसको परपेंडिकुलर एक्शन कर दो, खत्म। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, ए की वैल्यू निकाल लो, टेंशन की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। टी का जो फॉर्मूला होता है टेंशन पुली वाले में, उसको वो क्या हो जाता है, टी इज इक्वल टू 4m1m2 अपॉन में m1 प्लस m2। कैसे किया था एक बार दिखा दूं क्या? जो नहीं जानते आ तो गया है ना। इसी वाले इक्वेशन में अब देखिए आपके पास कहीं पर टी लिखा हुआ है ना। इस इक्वेशन को अगर आप आगे देखते हो बढ़ा करके तो आप लिख सकते हो टी इज इक्वल टू m2। ए की जगह आप क्या लिखोगे, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में g प्लस m2 इंटू g। आप यहाँ से g कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा m1 माइनस m2, यहाँ पर आ जाएगा m2 प्लस m2 इंटू m2 इंटू m1 प्लस m2, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ देखिए m1 m2 m1 m2 है ना, मैं लिख सकता हूँ m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर, सॉरी m2 स्क्वायर प्लस m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर, ठीक है। तो m1 m2 से आपका m1 m2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड विद g। ये जो आपकी वो टेंशन हो जाएगी, दिस वुड बी योर टेंशन। मेरे को 4 पता नहीं कैसे याद था, हो सकता है सही कर रहा हूँ मैं, हो सकता है गलत कर रहा हूँ। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, हालांकि यही होना चाहिए, ठीक है। m1 माइनस m2, ठीक है, लग तो ठीक ही रहा। जो नहीं जानते, ठीक है, ठीक है, सही आंसर, ठीक है। तो थैंक यू, और चलते हैं अब हम। पढ़ाई लिखाई कीजिए, कोई डाउट आता है पूछिए, बाकी वी आर सिटिंग हियर। गुड नाइट।